वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 चैप्टर नंबर 2 वर्कर्स कंपनसेशन पार्ट 1। शुरू करते हैं लेक्चर के हवाले से। चैप्टर नंबर 2 वर्कर कंपनसेशन पार्ट 1 एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। Section 3, subsection 1, if personal injury is caused to a worker by accident arising out of in course of his employment, his employer shall be liable to pay compensation in accordance with the provision of this chapter. इस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई वर्कर किसी कंपनी में काम कर रहा है और दौरान मुलाजमत अगर वो खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है और उसमें वो इंजर्ड हो जाता है या खुदा न खास्ता उसकी हलाकत हो जाती है, तो उस सूरत में एम्प्लॉयर जो है वो पाबंद है वहाँ पे वर्कर की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए इन केस ऑफ ही इज इंजर्ड, और उसके लवाहकिन के लिए इन केस ऑफ इफ वर्कर इज डाइड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो लिहाजा ये सेक्शन एम्प्लॉयर को पाबंद करता है कि एम्प्लॉयर फाइनेंशियल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करे वर्कर को या उनके लवाहकिन को। Provided that the employer shall not be so liable in condition in respect of any injury which does not result in a total disablement or partial disablement of the worker for a period exceeding 4 days. कुछ शरायत हैं जिसमें एम्प्लॉयर जो है बरियो जिम्मा है और वो कंपनसेशन देने का जिम्मेदार नहीं है। पहली नंबर कंडीशन क्या है ए में, वो ये कह रहा है कि अगर खुदा न खासा जब वर्कर किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है और वो इंजर होता है, तो अगर वो इंजरी जो है उसकी टोटल डिसेबलमेंट में या पार्शियल डिसेबलमेंट में नहीं होती है और उसको 4 दिन से ज़्यादा अगर वो हॉस्पिटलाइज नहीं होता है और अपनी वर्क स्टेशन पे वो ऑफ नहीं करता है, सिकनेस लीव नहीं लेता है, तो उस सूरत में जो है एम्प्लॉयर बरियो ज़िम्मा है और फाइनेंशियल रिलीफ देने का मजाज या वो जिम्मेदार नहीं। लिहाजा अगर खुदा न खासा किसी वर्कर की इंजरी होती है तो उसके लिए लाजमी कंडीशन है कि वो 4 दिन से ज़्यादा अपनी वर्क स्टेशन पे वो एब्सेंट रहे या वो सिक लीव पे चला जाए या वो हॉस्पिटल हुआ हो, उस सूरत में ही एम्प्लॉयर जो है जिम्मेदार है। सेक्शन नंबर बी क्या कह रहा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी नॉट रिजल्टिंग इन डेथ caused by an accident which is directly attributable to the worker having been at the time thereof under the influence of intoxication or drugs. दूसरी ये कह रहा है कि अगर खुदा न खासा अगर वो उसकी हलाकत हो जाती है उस सूरत में तो चलो ठीक है, फाइनेंशियल रिलीफ के लिए जो है उनके लवाहकिन को वो एम्प्लॉयर जिम्मेदार है कि वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प आउट करे अकॉर्डिंग टू द एक्ट। लेकिन अगर खुदा न खासा कोई वर्कर जो है अगर वो काम कर रहा है और काम करते वक्त उसने कोई ड्रग्स इस्तेमाल की हैं या कोई इंटॉक्सिकेशन का शिकार है या फिर ड्रग अल्कोहलिक जो है इम्पैक्ट के अंदर वो काम कर रहा है या कोई नशावर चीज़ जो है उसने इस्तेमाल करी है और नशा करके वो काम कर रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस सूरत में जो है एम्प्लॉयर बरी जिम्मा है और किसी किस्म की कंपनसेशन उस वर्कर को नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या है? द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द वर्कर टू एन ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन or to a rule expressly framed for the purpose of securing the safety of workers. अक्सर कंपनीज में जो है मुख्तलिफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs या वर्क इंस्ट्रक्शंस या जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो मुख्तलिफ वर्कर्स को दी जाती हैं, उनके वर्क स्टेशन पर डिस्प्ले की जाती हैं ताकि वर्कर्स को ये हिदायत की जाए और उनको हिदायत दी जाती है कि आप जब भी काम करेंगे इसी SOP या फिर वर्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही वर्क स्टेशन पे काम करेंगे। तो लिहाजा अगर खुदा न खासा कोई वर्कर जो है उस SOP या वर्क इंस्ट्रक्शन से डेविएट करता है और कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है और उस सूरत में अगर उसको कोई हादसा पेश आ जाता है और किसी हादसे का वो शिकार हो जाता है और इंजर हो जाता है, तो उस सूरत में जो है एम्प्लॉयर बरियो जिम्मा हो जाता है और उसको कंपनसेशन देने का जिम्मेदार नहीं रहता। लिहाजा वर्कर्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी आपको वर्क इंस्ट्रक्शंस या SOPs मिले तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें। तीसरी बात है दी विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द वर्कर ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड और अदर डिवाइस व्हिच ही न्यू टू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। राइट जी, इसका मतलब ये है कि अक्सर कंपनी में ये होता है कि उनको PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या सेफ्टी गार्ड्स या सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जब वो काम करें तो वर्कर किसी भी हादसे से महफूज रहें, जिसमें
आपके हेलमेट आ जाते हैं, गॉगल्स आ जाते हैं, ईयर प्लग्स आ जाती हैं, एप्रन आ जाता है, एल्बो गार्ड आ जाता है, सेफ्टी शूज़ आ जाते हैं, यूनिफॉर्म भी दी जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिफॉर्म्स मिलती हैं अक्सर वर्कर्स को, तो लिहाजा हैंड ग्लव्स मिलते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि वर्कर जब अपना रेस्पेक्टेड काम करे तो उन तमाम तर जो अशिया जो उसको सेफ्टी इक्विपमेंट्स या सेफ्टी जो गियर्स दिए गए हैं उसको ज़रूर वो पहने और पहन के काम करे ताकि किसी भी हादसे से वो महफूज रह सके। और अगर वर्कर उस चीज़ को डेविएट करता है, कोई सेफ्टी गार्ड या सेफ्टी गियर या कोई इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहनता है और वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो इस सूरत में भी एम्प्लॉयर जो है बरी ज़िम्मा हो जाता है और वो कंपनसेशन देने का मजाज जिम्मेदार नहीं रहता। अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं, मुख्तलिफ जो इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव कंपनीज़ होती हैं, जिस तरह ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, इस तरह की बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है जो वर्कर्स होते हैं अक्सर वो एक्सक्यूज़ क्रिएट करते हैं कि उनको उनको गर्मी महसूस हो रही है, उनकी सांस उखड़ रही है। अक्सर जो आपको लाइक मास्क भी दिए जाते हैं ताकि आप कोई ऐसी चीज़ खुदा ना खास्ता इनहेल नहीं करें जिसकी वजह से आपको कोई डिजीज़ जो है वो हो जाए। तो ये अक्सर जो वर्कर्स जो हैं डेविएट करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंसड हैं, तो लिहाजा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और खुदा न खासा इस सूरत में अगर किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर एम्प्लॉयर जो है बरी और ज़िम्मा हो जाता है और उसको कंपनसेशन देने का मजाज नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, आप ज़रूर याद रखिएगा, मैं जब ये बात कर रहा हूँ टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट की बात कर रहा हूँ, इन केस ऑफ डेथ वो बाय लॉ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे कंपनसेशन टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज वर्कर। Section 2, if a worker contracts any disease specified in Schedule 3 as an occupational disease peculiar to that employment, or if a worker wished in the service of an employer in whose services he has been employed for a continuous period of not less than 6 months, shall be deemed to be an injury by the accident within the meaning of this section, and unless the employer proves that the contrary, the accident shall be deemed to have arisen out of and in course of employment. इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई वर्कर किसी एम्प्लॉयर के पास पिछले 6 महीने से काम कर रहा है और वो काम करते हुए किसी खुदा न खासा वहाँ पे किसी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का शिकार हो रहा है और उसकी वजह से वो इंजर्ड हो रहा है, और ये बात इन्वेस्टिगेशन से साबित भी होती है कि वो डिजीज़ जो है विद इन द कंपनी या प्रीमिसेस के दौरान ही हुई है, उस डिजीज़ के अंदर जो शेड्यूल 3 के अंदर मैंशनड है, तो उस सूरत में जो है एम्प्लॉयर जिम्मेदार हो जाएगा कंपनसेशन देने का, अनटिल एंड अनलेस जब एम्प्लॉयर इस बात को साबित ना कर दे कि ये जो डिजीज़ जो है वो वहाँ उस कंपनी के प्रीमिसेस के अंदर, वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के अंदर या वहाँ के खाने और पीने की चीज़ों की वजह से या किसी भी ऐसी चीज़ जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है उसकी वजह से वो डिजीज़ नहीं हुई है, तब तक जो है वो एम्प्लॉयर ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब देखते हैं शेड्यूल 3 के अंदर क्या चीज़ें हैं। शेड्यूल 3 में ये मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ काज बाय एक्सपोजर टू एजेंट अराइजिंग फ्राम वर्क एक्टिविटीज़, डिजीज़ काज बाय द केमिकल एजेंट, इसमें बहुत सारी लिस्ट है, आप इसका बगौर मुताला कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ जो काउंट होते हैं एज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ काज बाय द फिजिकल एजेंट्स एंड 1.3 बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड इन्फेक्शियस प्लास्टिक डिजीज़। ठीक है जी, इसमें हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, एंथ्रेक्स और ये मुख्तलिफ जो है जो चीज़ें हैं वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में भी आती हैं। ऑक्यूपेशनल कैंसर जो है, कैंसर काज बाय द फॉलोइंग एजेंट्स, ये मुख्तलिफ एजेंट्स हैं जिनकी वजह से जो कैंसर जो है किसी वर्कर को हो सकता है विद इन द कंपनी। तो ये मुख्तलिफ ये लिस्ट ऑफ द डिजीज़ है जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डिक्लेयर्ड है अकॉर्डिंग टू द सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015। तो लिहाजा इसकी वजह से जो भी वर्कर अगर खुदा न खास्ता किसी इंजरी का या किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करता है जिसमें उसकी सेहत ख़राब होती है या उसकी हलाकत हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली जो है एम्प्लॉयर जो है वो पाबंद है उसको कंपनसेट करने का। Explanation: for the purpose of this subsection, a period of a service shall be deemed to be continuous which has not included a period of service under any other employer in the same kind of employment. कंटिन्यू इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि लाइक कंटिन्यूस सर्विस का मतलब ये है कि वो किसी और एम्प्लॉयर के पास की बात नहीं हो रही है, ये जो 6 महीने हैं वो कम से कम जो है उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर की बात हो रही है कि वो वहीं पे काम हो रहा हो, वहीं पे पिछले 6 महीने से काम कर रहा हो जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है।
एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन मजीद सेक्शन 3 क्या कह रहा है? गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेटी of not less than 3 months notice of its intention so to do at any description of occupational diseases specified in schedule 3, the diseases which shall be deemed for the purpose of this section to be occupational diseases, and the provision of subsection 2 shall thereupon apply as if such diseases had been declared by this act to be an occupational diseases. ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सेक्शन है, इसके अंदर गवर्नमेंट को जो है एम्पावर किया जाता है। ये लॉ जो है, ये सेक्शन जो है ऑफ दिस लॉ, वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट अगर चाहे 3 महीने नोटिस दे के, 3 महीने प्रायर नोटिस दे के एम्प्लॉयर को किसी भी ऐसी डिजीज़ को ऑक्यूपेशनल डिजीज़ डिक्लेयर कर सकती है जिसकी वजह से एक मुहल्लिक बीमारी लगने का ख़तरा हो किसी भी वर्कर को, ठीक है, या बीमारी का ख़तरा हो या किसी एक्सीडेंट का ख़तरा हो या बीमारी की सूरत में वो डिक्लेयर कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, और फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो इतलाक होगा वो सबसेक्शन 2 का भी होगा और उसकी जो कंपनसेशन की जिम्मेदारी आएगी वो एम्प्लॉयर के ऊपर होगी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी और डिबेट है, आजकल की जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे कोरोना वायरस इतना स्प्रेड हुआ है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो काफ़ी काबिल तारीफ भी हैं, और नो डाउट बिजनेस भी बहुत हद तक जो है विक्टिमाइज हुआ है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर SOPs और restrictions imposed by the government to ensure maximum health of the workers और फैक्ट्री वर्कर्स। लेकिन देखा ये जा रहा है, अक्सर न्यूज़ में ये आ रही है बात कि बिजनेस कम्युनिटी जो है काफ़ी प्रेशर पोज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि बिजनेसेस ओपन किए जाएं, और अक्सर जो है फैक्ट्रीज जो हैं वो नाला है या वो रिलेक्टेंट है टू फॉलो द SOPs गिवन बाय द गवर्नमेंट और इनिशिएटिव टेकिंग बाय द गवर्नमेंट। तो लिहाजा ये एक कश्मकश का शिकार है। नेचुरली बहुत सारे एम्प्लॉयर्स बहुत कोशिश करते हैं कि वो सेफ्टी SOPs जो SOPs बताई गई हैं बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स वो फॉलो करें, और उसके लिए बड़े कोशिश हैं। तो लिहाजा आई वुड लाइक टू गिव अ रिकमेंडेशन फॉर दोज एम्प्लॉयर हु आर जेन्युइनली concerned with their workers or factory workers health and safety or a government to include coronavirus in the occupational diseases, because जिस तरह HIV है, हेपाटाइटिस B एंड C है, एंथ्रिक्स है, वो भी शामिल किया गया है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में, और उसकी जिम्मेदारी जो है एक एम्प्लॉयर को दी गई है ताकि वो इन केस ऑफ एनी इंजरी और एनी कंटीजियस डिजीज़ दैट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ वर्कर इज़ इन्फेक्टेड, तो उस सूरत में खुदा न खासा अगर वो बीमार हो जाता है, बीमारी लगती है उसको या उसकी हलाकत हो जाती है उस बीमारी की वजह से, तो उस वर्कर की ट्रीटमेंट के हवाले से या फिर उसके लवाहकिन की फाइनेंशियल हेल्प के हवाले से एम्प्लॉयर जो है फिर जिम्मेदार हो जाएगा कि उनको कंपनसेशन दे। तो लिहाजा इट इज़ अ रिकमेंडेशन फॉर द गवर्नमेंट एंड कंसर्न एम्प्लॉयर कि आप ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को कोरोना वायरस को आप ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में शामिल कर दें ताकि बिजनेसेस भी अच्छे तरीके से काम कर सकें और गवर्नमेंट का एक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। Subsection 4, save is provided by subsection 2 and 3. No compensation shall be payable to a worker in respect of any occupation disease unless the disease is directly attributable to a specific injury by accident arising out of and in course of his employment. सेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी कंपनसेशन तब तक नहीं मिलती जब तक किसी भी डिजीज़ का रिलेशनशिप जो है उस पर्टिकुलर इंजरी के साथ डेवलप ना हो जाए। मतलब अगर कोई वर्कर इस तरह क्लेम कर रहा है कि जो है मैंने फ़लाँ जो है बीमारी अपनी कंपनी से लेके आया हूँ या कंपनी में मैंने ये की है, तो वो उस वर्कर को प्रूव करना पड़ेगा। वजह ये कि ये एम्प्लॉयर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना कि हर जो वर्कर है क्लेम करे कि मैंने हर किस्म की बीमारी वहीं से ली है। इट नीड्स टू बी प्रूवन। ऑफ कोर्स इसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर है कि एम्प्लॉयर प्रूव करे कि जो उसने डिजीज़ ली है वो फैक्ट्री पे नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर तमाम तर SOPs जो तमाम तर हेल्थ एंड सेफ्टी से जो रिलेटेड लॉज हैं जो बताए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट 2015 के अंदर, अगर उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं और हाइजीन कार्ड हर वर्कर को मिला हुआ है कंपनी के अंदर, तो लिहाजा ये एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए चीज़ हो जाएगी कि वो प्रूव कर सकेगा कि कोई डिजीज़ ऐसी जिसकी वजह से कोई वर्कर अगर बीमार हुआ है तो उस कंपनी से नहीं ट्रांसफ़र हुई है, उस कंपनी की वजह से या ऑपरेशन की वजह से या किसी एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ है, और ये उसके किसी ज़ाती अमर का एक सबब है। अदरवाइज़ एम्प्लॉयर के लिए जो है ये कंपनसेशन देना जो है लाजमी हो जाएगा।
इसी तरीके वर्कर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखे और कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो ना ले अपने सोशल एनवायरनमेंट से जो फिर ना सिर्फ उनके लिए खुद के लिए हादसे का सबब बने बल्कि दूसरे वर्कर्स को भी इम्पैक्ट ले। इसी को अगर हम कनेक्ट करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि कोरोना वायरस की जो डिजीज़ है एज पर द रिसर्च एंड स्टडी बाय द हेल्थ एक्सपर्ट कि वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है लंग्स में। मीन्स इसके अंदर जो है बड़ा आइडेंटिफाइबल है कि अगर कोरोना वायरस एक डिजीज़ है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है और वो इम्पेक्ट करता है लंग्स इंजरी पे, तो रिलेशनशिप बड़ी वाजे है और इस ग्राउंड्स पे जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में शामिल किया जा सकता है। मजीद बढ़ते हैं आगे। Subsection 5. Nothing herein contained shall be deemed to confer any right to compensation on a worker in respect of any injury if he has instituted in a civil court a suit for damages in respect of the injury against the employer or any other person, and no suit for damages shall be maintainable by a worker in any court of law in respect of any injury if he has instituted a claim to compensation in respect of the injury before a commissioner. अगर किसी वर्कर ने कोई कंपनसेशन क्लेम सर्व किया है कमिश्नर को या अपनी दरख्वास्त दायर की है कमिश्नर को, तो इस सूरत में जो है वर्कर का वो राइट नहीं बनता है, वो राइट अपना लूज कर जाता है कि वो सिविल कोर्ट में किसी भी किस्म का कोई पिटीशन, किसी भी किस्म की कोई पिटीशन या कोई क्लेम जो है फाइल कर सके या डैमेजेस क्लेम कर सके, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन और क्लेम ऑफ कंपनसेशन टू द कमिश्नर एंड ही शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर एज वेल. Number B. If an agreement has come to between the worker and his employer providing for the payment of a compensation in respect of the injury in accordance with the provision of this act, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वर्कर के साथ एक एग्रीमेंट तय कर लेता है जिसके अंदर जो है वो राजी हो जाता है और वर्कर भी राजी हो जाता है कि जो कंपनसेशन वर्कर को मिलेगी या एम्प्लॉयर जो कंपनसेशन उनको देगा वो मुनासिब है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ है, तो उस सूरत में भी है वर्कर जो है विल नॉट हैव an opportunity, will not have a right to submit his application or civil suit to the civil court. कोई इस तरह का damages claim नहीं कर सकता if he has agreed with the employer on the compensation given by the employer. मजीद जी आगे बढ़ते हैं. Section 4. Subject to the provision of this act, the amount of compensation shall be as follows, namely, where death results from the injury to a worker, the amount shown in the first column of Schedule 4 thereof. Point number 2, where the permanent total disablement results from the injury to a worker, the amount shown in the second column of the Schedule 4 thereof. इसमें Schedule 4 की डिस्कशन की गई है कि खुदा न खास्ता जब कंपनसेशन, जब बात अगर किसी की खुदा न खास्ता के वर्कर की हलाकत होती है या कोई वर्कर जो है वो टोटल डिसेबलमेंट का शिकार होता है, तो उस सूरत में जो है कितनी कंपनसेशन एम्प्लॉयर जो है जिम्मेदार है देने का, वो इस Schedule 4 में बताया गया है. Schedule 4, see section 412, compensation payable in certain cases. In case of a death, the employer is responsible for the payment of 500,000 rupees to the legal heirs of the deceased worker. And in condition 2, permanent total disablement, if a worker who is seriously injured and lost his 100% of earning capacity, in that condition he will also be entitled to the compensation of rupees 500,000 and it is to be paid to the injured worker. और मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे इसके अलावा भी. Where the permanent partial disablement results from the injury, A. In case of injury is specified in Schedule 1, such percentage of the compensation which would have been payable in the case of permanent total disablement as is specified therein as being the percentage of loss of earning capacity caused by that इंजरी. ठीक है जी. जहाँ पे जिस तरह हमने बात की है डेथ की और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की, इसी तरह तीसरी कैटेगरी आ जाती है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट. हम शेड्यूल 1 को देख लेते हैं दोबारा से, जो हमने पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था. इसमें शेड्यूल 1 में दो तरह की चीज़ें मेंशन की गई हैं. एक है लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट. अगर किसी की जो अर्निंग कैपेसिटी जो है वो लॉस ऑफ अप टू द 100% है, मीन्स ही इज नॉट एबल टू अर्न मनी एनी मोर, तो उसकी जो है कंपनसेशन अकॉर्डिंगली रुपीज़ 500,000 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट. Now coming point to the list of injuries deemed to result in a permanent partial disablement means
ये तमाम तर लिस्ट है जिसके अंदर ये ऑलरेडी स्पेसिफाइड है बाय द लॉ कि अगर खुदा ना खासा किसी की अगर अर्निंग कैपेसिटी लॉस होती है बाय 90%, देन उनकी जो वेजेस है उसके 90% अमाउंट का जो बनता है अमाउंट उनको मिलेगी वर्कर को इन द टर्म्स ऑफ इन द शेप ऑफ हाफ मंथली पेमेंट्स, राइट जी। ये मुख्तलिफ केसेस बताए गए, एम्पूटेशन केसेस अपर लिम्स, ईदर आर्म, ठीक है, इसको आप देख लें, इसको बगौर मुताला कर लीजिएगा। ये मुख्तलिफ एम्पूटेशंस हैं, ये परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट्स में आती हैं, परमानेंट परमानेंट पार्शल में डिसेबलमेंट की ये कैटेगरीज है, एम्पूटेशन केसेस ऑफ लोअर लिम्स एंड देन अदर इंजरीज, फिंगर ऑफ राइट, लेफ्ट एंड इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग और लिटिल फिंगर, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इज इट इज़ स्पेसिफाइड, टोज ऑफ राइट और लेफ्ट फुट, ग्रेट टो एट्सेट्रा। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो टोटल परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट में आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की 70% अगर जो लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी अगर 70% है, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉट एबल टू अर्न 70% ऑफ हिज वेजेस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट व्हेन ही वाज अर्निंग, राइट जी। अगर फॉर एग्जांपल किसी की 25,000 रुपीज़ है वेजेस थी और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो ही वाज अर्निंग रुपीज़ 25,000, और खुदा न खासा अगर उसके एक्सीडेंट के बाद सीरियस इंजरी होती है, एम्पूटेशन थ्रू शोल्डर जॉइंट होता है, जॉइंट से अगर उसकी एम्पूटेशन हो जाती है तो इसका मतलब वो 90% जो है लॉस कर चुका है अपनी अर्निंग कैपेसिटी। तो हमें एम्प्लॉयर को इस 90% को कंपनसेशन करना है। अब 25,000 का अगर आप 90% निकालेंगे, जितना अमाउंट बनेगा तो वो उसका 50% जो होगा हाफ मंथली पेमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ हाफ मंथली पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन वर्कर को देने का जिम्मेदार है एम्प्लॉयर। और आगे बढ़ते हैं। Be in the case of an injury not specified in Schedule 1, such percentage of the compensation payable in the case of a permanent total disablement as is proportionate to the loss of earning capacity permanently caused by the injury। ये अभी हमने डिस्कस भी किया। और फर्दर उसमें एक एक्सटेंशन ये है, where more injuries than one are caused by the same accident, the amount of compensation payable under this head shall be aggregated but not so in any case as to exceed the amount which would have been payable if permanent total disablement had resulted from that injury। मज़ीद इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें ये बता रहा है सेक्शन के अंदर, अगर सपोज कर लें कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कोई वर्कर ऐसे एक्सीडेंट का शिकार हुआ है जिसमें उसको मल्टीपल इंजरी हुई है। फॉर एग्जांपल एक इंजरी है सीरियल नंबर 3 पे, एम्पूटेशन फ्रॉम 8 इंचेस फ्रॉम द टिप ऑफ द एक्रोमियन टू लेस देन 4.5 इंचेस बिलो टिप ऑफ द ओल्कोरेनियन। तो अगर ये इंजरी हुई है और फिर साथ में उसको फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 8 पे लॉस ऑफ 3 फिंगर ऑफ वन हैंड, एक हाथ की उसकी 3 उंगलियां भी कट गई है, तो अगर हम उसको एग्रीगेट कर लेते हैं मल्टीपल इंजरीज की वजह से 70% प्लस 50%, सो इट अमाउंट्स टू द 120% विच इज़ एग्रीगेट इन नेचर। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो हम उसको अकॉर्डिंगली रिलेट करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में होता है फॉल। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी कैटेगरी है जो इसके अंदर शामिल नहीं है, then it will fall into the category 7 if a worker become physically incapacitated to perform any laborious act in consequences of injuries caused to him other than the injuries mentioned in the schedule। इस तरह मल्टीपल इंजरीज अगर वो 100% तक उसकी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी तक रीच कर जाती हैं तो हम उसको टोटल डिसेबलमेंट काउंट करते हुए अकॉर्डिंगली उसका जो कंपनसेशन अमाउंट है ₹500,000 वो एम्प्लॉयर देने का जिम्मेदार हो जाएगा। Subsection 4, where temporary disablement, whether total or a partial, results from the injury, a half monthly payment payable on the 16th day after the expiry of waiting period of 4 days from the date of disablement। ठीक है जी, अगर कोई इस तरह की डिसेबलमेंट होती है, टोटल हो या पार्शल हो, अगर एलिजिबल हो जाता है हाफ मंथली पेमेंट का, तो ही इज एंटाइटल्ड टू बी पेड हाफ मंथली पेमेंट बाय 16 डे ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द वेटिंग पीरियड ऑफ 4 डेज। क्योंकि जैसे ही उसको अगर इंसिडेंट होता है तो एम्प्लॉयर नीड टू वेट और अ वर्कर नीड टू वेट फॉर द 4 days। इफ ही रिज्यूम द जॉब देन दिस एंटाइटलमेंट विल बी एंडेड।
बट अगर वो उसको कंटिन्यू कर रहा है और उसकी इंजरी जो है प्रोलॉन्ग हो जाती है तो फिर नेचुरली 4 डेज के बाद ऑन द वेरी 16 डे he is liable, employer is liable to pay compensation in terms of half monthly payments to the worker, and thereafter half monthly during the disablement or during a period of 5 years. फिर जैसे ये प्रोलॉन्ग हो जाती है और मैक्सिमम जो है वो 5 years तक जा सकती है, हाफ मंथली पेमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर जो है 5 साल तक दे सकता है इन फॉर्म ऑफ द हाफ मंथली पेमेंट्स। और अगर इससे पहले ही अगर वर्कर जो है रिकवर कर लेता है, इंजरी उसकी रिकवर हो जाती है, तो ये उस सूरत में हाफ मंथली पेमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। और खुदा न खासा 5 साल पूरे नहीं होते और इससे पहले खुदा न खासा वर्कर का इंतकाल हो जाता है, तो नेचुरली उस सूरत में भी ये हाफ मंथली पेमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और उसके जो कंपनसेशन लमसम अमाउंट है वो अकॉर्डिंगली वर्कर को दिया जाएगा, जिसके ऊपर हम मजीद आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इन केस ऑफ एन एनुअल इन रिसीट ऑफ मंथली वेजेस फॉलिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ 4 of sum shown against this limit and the fourth column thereof. Provided that there shall be deducted from any lump sum or half monthly payment to which the worker is entitled the amount of any payment or allowance which the worker has received from the employer by the way of compensation, ठीक है जी, during the period of a disablement. कोई भी ऐसा अमाउंट लमसम हो या हाफ मंथली की पेमेंट के सूरत में अगर वो एंटाइटल हो जाता है, एम्प्लॉयर देने का जिम्मेदार बन जाता है और उसके लिए एम्प्लॉयर देना शुरू कर देता है या उसको कंपनसेशन देता है, तो इससे पहले जो है जो भी अलाउंसेस या ऐसी पेमेंट या अलाउंस जो वर्कर को वो देता रहा है इन फॉर्म ऑफ अ कंपनसेशन और उसकी माजूरी के दौरान, तो वो अमाउंट जो है डिडक्ट होगा उस लमसम से या हाफ मंथली पेमेंट से। ठीक है जी। रिसीट ऑफ सच लमसम of the first half monthly payment as the case may be, except payments made to the worker during the period of his convalescence toward medical treatment and the half monthly payments made for the first 4 months of a disablement. जैसे इस तरह की सूरत हाल बनती है उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि अगर जब खुदा न खासा किसी वर्कर जो है किसी इंजरी का या एक्सीडेंट होता है और वो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल रश किया जाता है एंड दे आर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर नेसेसरी मेडिकल फर्स्ट एड, तो उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एम्प्लॉयर जो है वो बियर करता है और उसका जो है उसकी डिडक्शन उसके डिसेबलमेंट कंपनसेशन अमाउंट से नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि अगर फर्स्ट मंथ में वो डिक्लेयर हो जाता है कि उसकी जो है कंपनसेशन जो है वो लमसम में जाएगी या हाफ मंथली में जाएगी, तो वो जो नेसेसरी एक्सपेंस जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ वो नहीं निकलेंगे। अगर वो 4 महीने तक जो है वो कंपनसेशन वो चलती रही है और उसके बाद जो है उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, खुदा न खासा वो प्रोलॉन्ग हो जाती है इंजरी या वाट एवर द केस में, या फिर उसकी डेथ या इंतकाल हो जाता है, तो उस सूरत में भी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो वो जो पेमेंट्स हैं जो पहले 4 महीने की पेमेंट्स हैं उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी, सिर्फ डिडक्शन पहले मंथ की जो हाफ मंथली अगर उससे पहले कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो डिसेसिव होती है तो उसमें जो उसके एक्सपेंसेस वो एम्प्लॉयर बियर करता है वही सिर्फ उसमें से काट सकता है। B. No half monthly payment shall in any case exceed the amount, if any, by which half the amount of monthly wages of the worker before the accident exceeds half the amount of such wages which he is earning after the accident, and the amount of half monthly payments to which the worker is entitled shall in no case be less than amount of half monthly payments to which worker drawing lesser monthly wages than such worker is entitled. अब सपोज कर लें अज्यूमिंग दैट किसी वर्कर की जो मंथली वेजेस है वो 25,000 है और खुदा ना खासा अगर वो कंपनसेशन जो उसकी सेट होती है और उसकी हाफ मंथली पेमेंट किसी भी सूरत में उस 25,000 के 50% अमाउंट लाइक 12,500 रुपीज़ बनती है हाफ मंथली पेमेंट्स, वो किसी भी सूरत में उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं हो सकती है। उसकी वजह ये है कि बाज़-औक़ात जो है ओवर टाइम पेमेंट होती है तो बाज़-औक़ात वो 25,000 से ऊपर चली जाती है वेजेस, या अगर कोई उसकी एब्सेंस की वजह से डिडक्शन होती है वेजेस से तो वो उसकी 25,000 से उसकी वेजेस मंथली कम हो जाती हैं। तो एज एन स्टैंडर्ड जो है वो 25,000 रुपीज़ ही देना है एज एन रेगुलर वेजेस, और हाफ मंथली में पेमेंट जो है वो 12,500 से ना तो ज़्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है। Subsection 2. On ceasing of a disablement before the date on which any half monthly payment falls due, there shall be a payable in respect of that half month a sum proportionate to the duration of the disablement in that half month. इसका मतलब ये है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल वर्कर इंजर्ड होता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है या मेडिकल ट्रीटमेंट में चला जाता है और
बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज हाफ मंथ जहाँ पे उसकी जो हाफ मंथली पेमेंट ड्यू होती है ऑन 15 एंड टू बी पेड ऑन 16th ऑफ अ मंथ, उससे पहले अगर वो रिकवर हो जाता है ऑन द 10th ऑफ एनी मंथ, 10th डेट ऑफ एनी मंथ, फिर उसकी जो कंपनसेशन मिलेगी उसको वो 10 दिन की मिलेगी रादर देन 15 डेज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जितने दिनों के लिए वो आउट ऑफ जॉब होगा, मीन्स जितने देर वो सिक लीव पे होगा, हॉस्पिटलाइज होगा, अंडर द मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, और फिर वंस ही रिकवर्ड एंड रिज्यूम द जॉब, और फिर वो उसकी हाफ जो उसकी कंपनसेशन की जो पेमेंट है वहाँ पे वो सीज हो जाएगी, और वो उतना ही अमाउंट मिलेगा जितने दिन वो एब्सेंट रहा बिकॉज ऑफ द इंजरी और डिसेबलमेंट. Whatever other period are at the piece rate and calculated as follows. Subsection A, where the worker has during a continuous period of not less than 12 months immediately preceding the accident been in service of the employer who is liable to pay compensation, the monthly wages of the worker shall be 1/12 of the total wages which have fallen due for payment to him by the employer in last 12 months of that period. इस सेक्शन का मकसद ये है कि जो भी मंथली वेजेस का रेफरेंस जो दिया गया है वो जो माहाना तनख्वाह एक वर्कर को दी जाती है, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ कंपनी में पीस रेट पे भी होता है, किसी कंपनीज में वीकली और बाई वीकली भी कंपनसेशन या वेजेस वर्कर्स को दी जाती हैं. लिहाजा इनमें से जो भी कंडीशन हो, जब हम कंपनसेशन को कैलकुलेट करेंगे हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑन द मंथली वेजेस, और उसी बुनियाद पे हम उसको हाफ मंथली पेमेंट जो है कंपनसेशन के तौर पे किसी भी वर्कर जो जख्मी वर्कर है जो एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए उसको हम देंगे. ए सेक्शन ये बता रहा है कि कोई वर्कर जो पिछले 12 महीनों में एक एम्प्लॉयर के साथ काम करता रहा है और उसकी फॉर एग्जांपल उसकी 25,000 रुपये वेजेस रही हैं थ्रू आउट 12 मंथ्स, तो उसकी एवरेज जो है होगी वो 1/12 होगी. दैट मीन्स अबाउट लाइक 12,500 रुपीज. ठीक है. एक सिनेरियो ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, एक एम्प्लॉयर के पास पिछले 12 महीने से काम कर रहा है, लेकिन इसके पहले 6 महीने में उसकी वेजेस 20,000 थी, और फिर एनुअल इंक्रीमेंट की वजह से या मिनिमम वेजेस के इंक्रीज की वजह से उसकी जो वेजेस हैं वो बढ़ के 25,000 हो गई फॉर एग्जांपल, राइट. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 6 महीने में जब उसकी 20,000 थी और 25,000 उसके आखिरी 6 महीने में थी, तो हम उसको टोटल सम करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली जो है उसकी एवरेज वेजेस निकाल के और हाफ मंथली कंपनसेशन कैलकुलेट करेंगे. आगे बढ़ते हैं जनाब. B, where the whole of the continuous period of a service immediately preceding the accident during which the worker was in the service of the employer who is liable to pay compensation was less than 1 month, the monthly wages of the worker shall be average monthly amount which during the 12 months immediately preceding the accident was being earned by the worker employed on the same work by the same employer, or if there was no worker so employed by a worker employed on a similar work in same locality. अगर फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ कंपनी में कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. एक ऐसा वर्कर है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू हुआ वाट एवर द केस में भी, बहरहाल इस सिनेरियो में उसकी जो सर्विस है वो एक एम्प्लॉयर के पास 1 महीने से भी कम रही. ठीक है. और क्योंकि उसने फिर ब्रेक किया, फिर दोबारा उसको रिज्वाइन हुआ, और फिर उसने 1 महीने के दौरान 1 महीना भी उसको मुश्किल से नहीं हुआ होगा और अचानक उसका सपोज कर लें एक्सीडेंट हो गया, राइट. अब एम्प्लॉयर के लिए ये सिचुएशन डेवलप हो गई कि एक वर्कर के जो है 1 महीने से भी कम का अरसा है एम्प्लॉयर के साथ उसकी सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब उसकी कंपनसेशन कैसे सेट की जाए. तो लिहाजा इस सेक्शन में ये प्रोविजन दी गई है, अगर एक ऐसा वर्कर जिसकी सर्विस पीरियड जो है एक एम्प्लॉयर के पास 1 महीने से भी कम है, तो हम ये देखेंगे कि उस एम्प्लॉयर के पास अगर पिछले 12 महीने में उसने जितने वेजेस कमाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राउंड हम उसको कैलकुलेट करेंगे ताकि हम उसकी जो है वेजेस मंथली जो एवरेज निकाल सकें और फिर अकॉर्डिंगली जो है उसकी हाफ मंथली पेमेंट हम एम्प्लॉयर जो है पेमेंट कर सकें. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सपोज कर लें वो वर्कर हमारे किसी एक एम्प्लॉयर के साथ था ही नहीं, वो किसी और जगह पे काम कर रहा था, फिर उस सूरत में क्या किया जाए. तो इस सूरत में भी सेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है कि सपोज कर लें कि अगर वो वर्कर जो है किसी और जगह पे काम कर रहा था, ठीक है, कि इसी तरह की नोयत का काम कर रहा था जो इस करंट एम्प्लॉयर के पास कर रहा है,
और उसके पिछले 12 महीनों के जो है पिछले एम्प्लॉयर के साथ कितने वेजेस बने, हम उसको बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस हम बनाएंगे, ठीक है, उसका ग्राउंड बनाएंगे और उसी बेसिस पे हम उसकी वेजेस को कैलकुलेट करेंगे और हम एक एम्प्लॉयर कहेगा कि हाँ इसकी जो है पिछले जो एम्प्लॉयर के साथ है इतनी वेजेस थी और उसकी एवरेज जो है कैलकुलेशन ये है, लिहाजा हमारे पास इसकी ये है, इसको एक महीने से भी कम हुआ है, तो अब कंपनसेशन जो दी जाएगी उस वर्कर को अकॉर्डिंग टू द लास्ट 12 मंथ्स वेजेस, अगर उसने कहीं और जगह पे या उसको उसी जगह किसी और जगह पे इस तरह की नौयत का कोई काम किया है। अगर इस तरह का भी कोई एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल उस वर्कर ने कहीं पे भी नहीं काम किया लेकिन एम्प्लॉयर के पास आया है और उसको एक महीना भी नहीं हुआ और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर हम ये देखेंगे कि उस नौयत का अगर कोई काम दूसरी जगह पे हो रहा है तो उसके वेजेस जो हैं कोई जो वर्कर उठा रहा है या जो वर्कर जिस रेट पे पेड हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि पिछले 12 महीने में उस वर्कर के वेजेस कितने बने और उसी ग्राउंड को हम कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के फिर हम एम्प्लॉयर जो है उस वर्कर को फिर अकॉर्डिंगली जो है उसी बुनियाद पे कंपनसेशन पे आउट करेगा हाफ मंथली पेमेंट की शक्ल में। सी इन अदर केसेस द मंथली वेजेस शैल बी 30 times द टोटल वेजेस earned in respect of the lost continuous period of a service immediately preceding the accident from the employer who is liable to pay compensation divided by the number of days comprising such period। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर ये प्रोविजन दी गई है कि अगर इन दोनों ऊपर लाइक सबसेक्शन ए और बी अगर कहीं पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वो वर्कर जो है उससे भी कम है, लाइक अगर पूरा एक महीना भी नहीं हो रहा है और उसके जो वेजेस हैं उसको आते हुए ही मतलब एक्सीडेंट जब उसका हुआ और उसके वेजेस भी अभी डिटरमाइन नहीं हुए एस एच, वो डेली वेजेस पे है या उसके लाइक डेली वेजर है या उसके पीस रेट है, तो हम उसको 30 टाइम कैलकुलेट करेंगे, जो भी उसने वेजेस अर्न किए हैं उसको हम 30 टाइम्स डेवलप करके और फिर अकॉर्डिंगली एवरेज निकाल के हम उसको हाफ मंथली पेमेंट की शक्ल में कंपनसेशन की सूरत में उस वर्कर को एक एम्प्लॉयर जो है कंपनसेट करेगा। आगे बढ़ते हैं जी। Explanation: a period of service shall for the purpose of this section be deemed to be continuous which has not been interrupted by a period of absence from work exceeding 14 days। जिस तरह मैंने आपको बताया सेक्शन बी में और सी में बाज़ों का शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो बहरहाल किसी भी सूरत में जो सर्विस का जो कंटिन्यूस पीरियड है वो उसकी 14 डेज एब्सेंस फ्रॉम द वर्क नहीं होनी चाहिए। अगर वो 14 डेज एब्सेंस होगी फ्रॉम द कंटिन्यूस सर्विस तो वो कंटिन्यूस सर्विस नहीं कहलाएगी, वो डिसकंटिन्यू और प्रोपोर्शन डिवाइडेड जो सर्विस कहलाएगी या न्यू सर्विस कहलाएगी, क्योंकि पिछला सर्विस उसका खत्म हो जाएगा सर्विस पीरियड और उसको आफ्टर रिजम्पशन ऑफ हिज वर्क अ न्यू सर्विस पीरियड विल बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ लाइक कंटिन्यूस सर्विस इज कंसर्न। Review Section 6 Subsection 1 Any half monthly payment payable under this act either under an agreement between the parties or under the order of commissioner may be reviewed by the commissioner। ठीक है जी, अगर एम्प्लॉयर और वर्कर किसी एग्रीमेंट के तहत कोई कंपनसेशन अमाउंट सेट होता है उनके बीच में और उसको वर्कर जो है एक्सेप्ट कर लेता है और एम्प्लॉयर जो है उसको एग्री कर लेता है या फिर किसी कमिश्नर के ऑर्डर पे कोई कंपनसेशन दी गई है फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द वर्कर, वो दोनों सूरत में कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी है कि उस डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, अपने डिसीजन को भी और एम्प्लॉयर और वर्कर के दरमियान जो एग्रीमेंट तय पाया उसको भी रिव्यू कर सकता है। On the application either by the employer or the worker accompanied by the certificate of qualified medical practitioner that there has been a change in the condition of the worker are subject to the rules made under this act on application made without such certificate। तो इसका मतलब ये है कि वो किस ग्राउंड पे कर सकता है, when he comes to know through the employer or the worker that the condition of the worker is changed। हो सकता है उसकी इंजरी जो है ख़त्म हो गई हो या उसकी इंजरी मज़ीद एग्रीवेट हो गई हो या फिर खुदा न खास्ता उस बीमारी के बायस उसकी हलाकत हो गई हो। ये तीनों कंडीशंस हैं जिसकी सूरत में या आया उसकी मंथली कंपनसेशन बंद हो जाएगी या रिड्यूस हो सकती है इफ़ ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, या फिर उसकी बढ़ जाएगी इन केस इंजरी इज एग्रीवेटेड, और लमसम पेमेंट विल बी पेड इन केस worker is died out of that occupational disease and all or whatever the case may be। जो लमसम अमाउंट होगा
फिर उनमें से जितनी भी हाफ मंथली पेमेंट्स वर्कर्स को दी गई हैं बाय द एम्प्लॉयर वो उसमें से एडजस्ट हो जाएंगी. रिमेनिंग अमाउंट विल बी given to the legal heirs or a dependent in accordance with the provision of this law. Point 2. Any half monthly payment may, on a review under this section, subject to the provision of this act, be continued, increased, decreased, or ended, or if the accident is found to have resulted in permanent disablement, be converted to the lump sum to which the worker is entitled, less any amount which he has already received by the way of half monthly payments. जो अभी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया. आगे बढ़ते हैं. Section 7. Any right to receive half monthly payments may by agreement between the parties, or if the parties cannot agree and the payments have been continued for not less than 6 months on the application of either party to the commissioner, be redeemed by the payment of a lump sum of such amount as may be agreed by the parties or determined by the commissioner as case may be. ये सेक्शन ये बता रहा है अगर हाफ मंथली जो है पेमेंट एक वर्कर को एम्प्लॉयर की तरफ से दी जा रही है, या तो वो एग्री करेंगे या ना, वो आपस में एग्री नहीं करें फिर भी एम्प्लॉयर उसको कंपनसेशन दिए जा रहा है. लेकिन अब ये सेक्शन ये बता रहा है कि अगर वो हाफ मंथली कंपनसेशन 6 महीने तक कम से कम उसको अगर मिलती रही है बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर, फिर उस दौरान अगर कोई एम्प्लॉयर या फिर वर्कर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कमिश्नर को कि वो लमसम इन चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस कोई भी ऐसी पेमेंट, अगर कोई चेंज ऑफ कंडीशन हो गई है, अगर वर्कर की कंडीशन बेहतर हो गई है, तब भी बाय द एम्प्लॉयर एक एप्लीकेशन फाइल हो सकती है. अगर वर्कर की कंडीशन एग्रीवेट हो गई है और उसके लिए हाफ मंथली पेमेंट को इंक्रीज करवाना है, उसके लिए एप्लीकेशन जमा हो सकती है. और अगर उसकी कोई डेथ हो गई है तो उस सूरत में भी एप्लीकेशन जमा हो सकती है, जो मैंने पहले आपको बताया. फिर उस दौरान उस चीज़ को देखते हुए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट कंडीशंस कमिश्नर कोई भी डिसीजन दे सकता है और वो डिटरमाइन कर सकता है कि मंथली कंपनसेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, लमसम अमाउंट. अब आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द हाफ मंथली पेमेंट्स व्हिच इज ऑलरेडी पेड टू द वर्कर, अब रिमेनिंग अमाउंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और डिपेंडेंट को किस तरह मिल सकता है या इंजर्ड वर्कर को किस तरह मिल सकता है इन केस ऑफ टोटल डिसेबलमेंट और इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट और इन केस ऑफ डेथ, वॉट एवर द केस में भी. अगर डेथ होगी तो उनके लवाहिकीन को मिलेगा. सेक्शन 8 subsection 1. No payment of compensation in respect of a worker whose injury has resulted in death, and no payment of a lump sum as compensation to a woman or a person under legal disability shall be made otherwise than by deposit with the commissioner. अगर खुदा न खासा किसी वर्कर की डेथ हो जाती या फिर कोई लमसम अमाउंट इनके सब टोटल डिसेबलमेंट अगर वो जमा होना है और वो उसके जो वर्कर फोत हो गया है, इंतकाल कर गया है, उसकी अगर डिपेंडेंट में से या लीगल हेयर में से कोई अगर वुमन है या फिर कोई ऐसा डिपेंडेंट है जो लीगली डिसेबल है, तो उसको पेमेंट नहीं दी जाएगी. पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर को दी जाएगी ताकि कमिश्नर विल डिसाइड कि अब उसको किस तरीके से आगे डिस्पोजिशन करनी है कंपनसेशन के अमाउंट को. एंड नो सच पेमेंट मेड डायरेक्टली बाय एनी एम्प्लॉयर शैल बी डीम्ड टू बी अ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन. ठीक है जी. Provided that in the case of deceased worker, the employer may make to any dependent advances on account of compensation not exceeding an aggregate of 50,000 rupees, and so much of such aggregate as does not exceed compensation payable to that dependent shall be deducted by the commissioner from such compensation and repaid to the employer. अगर खुदा न खासा कोई वर्कर हलाक हो जाता है तो नेचुरली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो एडवांसेस अमाउंट ऑफ अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रुपीज 50,000 जो है वो उसके किसी भी लवाहिकीन को दे सकता है जो उसके लाइक फनरल और बाकी चीज़ें कर सकता हो या उसके लिए जो एक्सपेंसेस बियर कर सके, जो एक्सपेंसेस बियर करता है उसको दे सकता है. और फिर जब उसका लमसम पेमेंट होगी जो भी है, लाइक इन केस ऑफ डेथ 500,000 है, इन केस ऑफ टोटल डिसेबलमेंट भी 500,000 है, उस जब वो टोटल पेमेंट होगी ऑफ द कंपनसेशन टू द लीगल हेयर्स और डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज वर्कर, तो ये जो 50,000 का अमाउंट है उसमें से एडजस्ट होगा और वो रुपीज 50,000
कमिश्नर एम्प्लॉयर को वापस करेगा और रिमेनिंग अमाउंट लाइक फॉर 50,000 रुपीज उनके डिपेंडेंट को अकॉर्डिंगली एज पर हिज सेटिस्फेक्शन वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. Subsection 2, any other sum amounting to not less than 20,000 rupees which is payable as compensation may be deposited with the commissioner on behalf of person entitled to. अब दूसरी कंडीशन भी ये है कि खुदा ना खासा अगर कोई फनरल एक्सपेंसेस के मामला आते हैं तो 20,000 रुपए वो भी दे सकता है, वो उसी शख्स को एम्प्लॉयर दे सकता है जो बेसिकली डिसीज वर्कर के फनरल एक्सपेंसेस खुद बियर कर रहा है. उसमें कोई रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, हूएवर द केस मे बी, राइट. अगर जो अमाउंट बाकी जो रिमेनिंग लमसम अमाउंट होगा कंपनसेशन का जब वो कमिश्नर को दिया जाएगा तो वो अलॉन्ग विद द डिटेल्स दिया जाएगा कि इतने अमाउंट जो है 20,000 रुपीज और 50,000 एज पर सेक्शन 1 फला कंसर्न लोगों को दिया गया है ताकि कमिश्नर ये फनरल एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज वाले वो भी एडजस्ट करके फिर वो रिटर्न करेगा एम्प्लॉयर को और रिमेनिंग अमाउंट अकॉर्डिंगली लीगल हायर्स या डिपेंडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. Section 3. The receipt of commissioner shall be sufficient discharge in respect of any compensation deposited with them. सेक्शन 3 बता रहा है अगर कमिश्नर को जो भी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन डिपॉजिट हुआ है बाय द एम्प्लॉयर टू द कमिश्नर एंड ही गिव्स अ रिसीट एट सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, राइट, कि वो उसके लिए काफ़ी है सेटिस्फेक्शन के लिए रिसीट एज एन प्रूफ दैट कंपनसेशन नेसेसरी इज डिपॉजिट विद द कमिश्नर. Subsection 4. On the deposit of any money under subsection 1 as compensation in respect of the deceased worker, the commissioner shall deduct from the actual cost of workers' funeral expenses to an amount not exceeding 20,000 rupees and pay the same to the person by whom such expenses were incurred, and shall, if he thinks necessary, cause notice to be published or to be served on each dependent in such a manner as he thinks fit, calling upon the dependents to appear before him on such date as he may fix for determining the distribution of the compensations. इस सेक्शन के हवाले से जो अमाउंट कमिश्नर के पास डिपॉजिट हो जाएगा फिर वो अमाउंट जो 20,000 इनकर हुए जो एम्प्लॉयर ने फनरल एक्सपेंसेस के लिए किसी को भी दिए जिसने फनरल एक्सपेंसेस बियर किए, फिर जो कंपनसेशन अमाउंट कमिश्नर को मिलेगा उसमें से वो डिडक्ट करके 20,000 रुपीज़ फनरल एक्सपेंसेस रिटर्न करेगा एम्प्लॉयर को. रिमेनिंग अमाउंट के लिए वो डिपेंडेंट को नोटिस सर्व करेगा और किसी भी एक टाइम डेट के हिसाब से उनको कॉल करेगा और अकॉर्डिंगली कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा. If the commissioner is satisfied after an inquiry which he deemed necessary that no dependent exists, he shall not less than 2 years after the date of deposit transfer the balance of money to such fund or funds for the benefit of a worker as the government may by notification in the official gazette specify or established. अगर कमिश्नर को ये मालूम होता है कि जो डिसीज वर्कर है उसका कोई लवाहकी नहीं है और पिछले 2 साल से लगातार किसी ने कोई कंपनसेशन फाइल नहीं किया, तो कमिश्नर की ये सवाबदीद है और वो जिम्मेदार है, पाबंद है कि वो तमाम तर जो फंड का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन की वजह की बिना पे ऐसे फंड में ट्रांसफ़र करे जो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स के लिए हो सकता है. तो लिहाजा गवर्नमेंट विल नोटिफाई हाउ दिस unclaimed amount to be treated by investment or by contributing. कोई भी वर्कर के लिए हो सकता है, वो सीसी भी हो सकता है, वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी हो सकता है, एनी डिपार्टमेंट वॉट एवर द गवर्नमेंट में डीम फिट. The commissioner shall on application by the employer furnish a statement showing in details all the disbursement made.
ये सवाबी इख्तियार दिया गया है एम्प्लॉयर को, अगर वो चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है कमिश्नर को फॉर द provision of all the details in which compensation is actually disbursed. आगे चलते हैं. Section 5 compensation deposited in respect of deceased worker shall subject to any deduction made under the purview to subsection 1 or under subsection 4 be apportionate among the dependents of a deceased worker or any of them in such proportion as the commissioner think fits or may in the discretion of the commissioner be allotted to any one dependent. अगर कमिश्नर समझता है if he feels satisfied जो remaining amount है after returning the necessary amount like rupees 20,000 or 50,000 which was paid to the individual or a person who actually incurred the cost of the funeral and all, or the necessary amount by returning to the employer, and remaining amount of the compensation will be paid by the commissioner to the dependent according to his discretion. He may distribute the remaining amount equally among the dependents or legal heirs or whatever he thinks fit. अगर वो समझता है कि किसी एक डिपेंडेंट को दे ताकि वो उस अमाउंट का बेहतर यूटिलाइज कर सके और उनके लवाहिकीन के लिए बेस्ट बेनिफिट का सबब बन सके. Section 6. Where any compensation deposited with the commissioner is payable to any person, the commissioner shall, if the person to whom the compensation is payable is not woman or a person under a legal disability, and may in other cases pay the money to the person entitled thereto. अगर जिस तरह पहले भी डिस्कस किया, जो कमिश्नर के पास कंपनसेशन का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है और जो कंपनसेशन की अगर लवाहकीन में कोई औरत है या कोई लीगली डिसेबल पर्सन है जो उनका लीगल हायर होता है, तो ये अमाउंट किसी ऐसे शख्स को भी दिया जा सकता है बाय द कमिश्नर जो इन दोनों की बेहतरी के लिए काम कर सकता हो. फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि उस वुमन को दिया जाए या फिर लीगली डिसेबल बंदे को दिया जाए और वो अमाउंट किसी तरीके से यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं हो पाए और फिर ये जो उसके डिपेंडेंट है वो लाइक बेयार मददगार बने. तो लिहाजा ये भी कमिश्नर का अख्तियार है अगर वो समझता है किसी तीसरे फर्द को ये अमाउंट दे ताकि वो इन दोनों के लिए या उसके लवाहिकीन के लिए बेहतर काम कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, उस पैसे को मोबिलाइज कर सकता है, तो वो कमिश्नर की अथॉरिटी वो इस तरह का डिसीजन ले सकता है. Section 7. Where any lump sum deposited with the commissioner is payable to a woman or a person under a legal disability, such sum may be invested, applied, or otherwise dealt with for the benefit of the woman or of such person during his disability in such manner as the commissioner may direct. And where a half-monthly payment is payable to any person under a legal disability, the commissioner may, of his own motion or on application made to him in this behalf, order that the payment be made during the disability to any dependent of the worker or to any other person whom the commissioner thinks be best fitted to provide for the welfare of the worker. ये वही बात अभी हमने डिस्कस की. अगर इस तरह की अमाउंट है और वो चाहे तो कमिश्नर की डायरेक्शन दे सकता है किसी भी ऐसे बंदे को, शख्स को, कि किस तरीके से इस अमाउंट को यूटिलाइज करना चाहिए या करना है ताकि इन दोनों के लिए बेनिफिट हो सके. और अगर कोई ऐसा हाफ मंथली पेमेंट है, अगर उसमें कोई डिसेबल डिपेंडेंट है, तो उस सूरत में भी कमिश्नर की ये सवाबी अख्तियार है कि वो किसी तीसरे बंदे को भी दे सकता है ताकि वो अमाउंट जो है बेहतर यूटिलाइज हो सके और उस डिपेंडेंट को अच्छा उसका रिटर्न मिल सके. Subsection 8. Where on application made to him in this behalf or otherwise the commissioner is satisfied that on account of neglect of children on the part of a parent or on account of a variation of the circumstances of any dependent or for any other sufficient cause, and order of the commissioner as to the distribution of any sum paid as compensation or as to manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested, applied, or otherwise dealt with or to be varied, commissioner may make such orders for the variation of the former orders as he thinks just in the circumstances of the case. अगर कोई एप्लीकेशन कमिश्नर के पास पहुंचती है कि पता चलता है कि जिस डिपेंडेंट को या किसी ऐसे आदमी को कमिश्नर ने डिसाइड करके कंपनसेशन का अमाउंट दिया है जो बेसिकली फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट है, तो वो उनको मिल गया है क्योंकि जो डिसीज वर्कर है उसके डिपेंडेंट में जिस तरह हमने पढ़ा पहले लेक्चर में,
उसमें विडोर है और उनको अगर फॉर एग्जांपल अमाउंट मिलता है और किसी तरीके से वो अपने बच्चों को निगलेक्ट कर रहे हैं या उनका जो राइट है, राइट टू द कंपनसेशन, वो उनको नहीं मिल रहा है या उनकी देखभाल सही प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर उसको कमिश्नर को ये पता चलता है कि जो कंपनसेशन का अमाउंट जो दिया गया है उस वर्कर को वो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सम इम्पर्सोनेशन और सम डिस्गाइज एंड सम डिसेप्शन के बेसिस पे हुआ है, उन्होंने कुछ कैमोफ्लेक्स किया है जिसकी वजह से एक कमिश्नर से ये डिसीजन करवाया गया और कमिश्नर ने वो अमाउंट ऐसे बंदे को दे दिया जो बेसिकली उस अमाउंट को या तो पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसको एक्सप्लॉयट कर रहा है या उस और लवाहकीन को ड्यू बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उस सूरत हाल में कमिश्नर की ये जिम्मेदारी है और वो कर सकता है, डिसीजन को वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। और लिहाजा जिस तरह ये बताया जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो सच अदर प्रेजुडिशियल टू एनी पर्सन शैल बी मेड अनलेस सच पर्सन हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज व्हाई द ऑर्डर शुड नॉट बी मेड और शैल बी मेड इन केस इन व्हिच इट वुड इन्वॉल्व द रीपेमेंट बाय द डिपेंडेंट ऑफ एनी सम ऑलरेडी पेड टू हिम। अगर कमिश्नर रियलाइज करता है कि वो गलत डिसीजन हो गया है तो वो उस शख्स को जिसको कंपनसेशन कमिश्नर ने दिलवाई थी तो उससे उसको शोकाज देगा, उससे रीज़न मालूम करेगा और उसको अपॉर्चुनिटी देगा टू जस्टिफाई दैट टू सो दैट ही कैन द इंडिविजुअल और द बेनिफिशियरी कैन जस्टिफाई हिमसेल्फ के क्या वजह है, किस तरीके से, मतलब उनको एक्सप्लेनेशन का मौका मिलेगा और ऑन दैट एक्सप्लेनेशन इफ कमिश्नर इज नॉट सेटिस्फाइड तो उसको ऑर्डर कर सकता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट मेड टू हिम और अकॉर्डिंगली वो फिर किसी और डिपेंडेंट को या किसी और बंदे को कमिश्नर ये कंपनसेशन का अमाउंट दे सकता है। Subsection 9, where the Commissioner varies an order under Section 8 by reason of the fact that the payment of compensation to any person has been obtained by the fraud, impersonation, or other improper means. Any amount so paid to or on behalf of such person may be recovered in a manner hereinafter provided in Section 38. वही के वो जो कंपनसेशन अमाउंट है वो रिकवर करके अकॉर्डिंगली फिर दोबारा कमिश्नर डिसाइड करके किसी जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव या डिपेंडेंट को दे सकता है। कंपनसेशन नॉट टू बी असाइंड, अटैच्ड और चार्ज्ड। सेक्शन 9 says as provided by this act no lump sum or half monthly payment payable under this act shall in any way be capable of being assigned or charged or be liable to attachment or a pass to any person other than the worker by operation of law, nor shall any claim be set off against the same. इस सेक्शन का मकसद ये है कि जो भी बेनिफिशियरी है लाइक वर्कर उसके अलावा किसी भी शख्स को दूसरा अमाउंट नहीं दे सकता इन केस ऑफ अ पर्सन हु इज इंजर्ड हु इज अलाइव कैन कलेक्ट हिज कंपनसेशन अमाउंट। इन दैट केस वो कंपनसेशन का अमाउंट किसी को और को नहीं दिया जा सकता, किसी और के नाम पे नहीं दिया जा सकता, किसी और के बेनिफिट के लिए नहीं दिया जा सकता। सो लिहाजा वही वर्कर जो इंजर्ड है वही एलिजिबल है और उसी के लिए ही कंपनसेशन का अमाउंट एंटरटेन हो सकता है। नोटिस एंड क्लेम्स, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, no claim for compensation shall be entertained by commissioner unless notice of the accident has been given in the manner and after provided as soon as practicably after the happening thereof and unless the claim is preferred before him within 3 years of occurrence of the accident or in case of death within 3 years of the death। कमिश्नर तब तक किसी क्लेम ऑफ नोटिस कंपनसेशन क्लेम नोटिस को एंटरटेन नहीं करेगा जब तक वर्कर की तरफ से प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयर को नोटिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ है और किन वजूहत की वजह से हुआ है, ताकि वो अपना क्लेम सबमिट कराएगा एम्प्लॉयर को, एक वर्कर इंजर्ड वर्कर, कि मुझे कंपनसेशन दी जाए बिकॉज ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। और अगर वो एप्लीकेशन, अगर फॉर एग्जांपल वाट एवर द केस में भी एम्प्लॉयर उनको एंटरटेन करता है या नहीं करता है, इन ईदर केस खुदा ना खासा अगर उनकी एप्लीकेशन या क्लेम ऑफ कंपनसेशन को डिनाई करता है तो उस सूरत में जो है विद इन 3 years जो वर्कर है ही सपोज टू इन्फॉर्म और पुट अप हिज एप्लीकेशन, सबमिट हिज एप्लीकेशन टू द कमिश्नर फॉर द नेसेसरी पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन। और इन केस खुदा न खासा वो एक्सीडेंट का शिकार है, इंजर्ड हुआ है या इन केस ऑफ डेथ, उसके अलावा कि इनके पास ये राइट है कि विद इन 3 years ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट दे मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द कमिश्नर, provided that where the accident is contracting of a disease in respect of which the provision of subsection 2 of the section 3 are applicable, the accident shall be deemed to have occurred on the first of the days during which worker was continuously absent from work in consequences of a disablement caused by disease।
अगर कोई कंटीजियस डिजीज़ या कोई भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की वजह से कोई ज़ख्मी है और वर्कर जो है हॉस्पिटलाइज हुआ है, और जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि ही हैज़ गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ डिजीज़ एंड इंजर्ड एंड हॉस्पिटलाइज्ड एंड ही वर्कर इज अंडर द ट्रीटमेंट, तो उसकी जो एब्सेंस वो काउंट नहीं होगी। उसका डेट ऑफ एक्सीडेंट जो है वो फ्रॉम द डेट ऑफ एब्सेंस शुरू होगा। फॉर एग्जांपल 4 दिन के लिए वो हॉस्पिटलाइज हुआ और 5वें दिन उसको पता चला कि इट इज़ ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ही इज़ infected from the disease, तो लिहाजा he is supposed to inform the employer from the date he remained absent from the work, और फिर accordingly उसका जो period of absence होगा from the day 1 वो count हो जाएगा उसकी sickness leave में, disablement period में, right जी। और उसके जो भी सूरत हाल होगी या कंपनसेशन हाफ मंथली होगी, अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाएगी और उसको पेमेंट हो जाएगी। Notice and claims provided further that the want of or any defect or irregularity in a notice shall not be a bar to the entertainment of claim just for the sake of maximum benefit of the worker। ये प्रोविजन दी गई है कि किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता है कि वो नोटिस ऑफ क्लेम जो है वो एंटरटेन ही नहीं हो फ्रॉम द कमिश्नर। कुछ चीज़ें इंक्वायरी या फर्दर डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स एंड रीजन ऑफ delay submission of the notice of the claim may be inquired by the commissioner, but in either way commissioner cannot deny the right to the right of the worker to file a compensation claim. If the claim is preferred in respect of the death of a worker resulting from an accident which occurred on the premises of the employer or at any place where the worker at the time of accident was working under the control of employer or of any person employed by him, the worker died on such premises or at such place or in any premises belonging to the employer or died without having left the vicinity of the premises or place where the accident occurred. So कोई भी एक्सीडेंट, ये सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं पिछले टॉपिक्स में, कि अगर कोई भी वर्कर होगा वो उसका पूरा राइट होगा कि अगर वो एम्प्लॉयर की प्रीमिसेस या एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होगा और उस दौरान उसका अगर कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें इंजर्ड होता है या डेथ हो जाती है, तो बहरहाल उसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर ही आती है। इफ़ द एम्प्लॉयर or any of the several employer or any person responsible to the employer for the management of any branch of the trade or business in which the injured worker was employed had knowledge of the accident from any other source at about the time when it incurred, ठीक है, provided further that the commissioner may entertain and decide any claim to compensation in any case notwithstanding that the notice has not been given or the claim has not been preferred in due time as provided in the subsection. If he is satisfied that the failure so to give the notice or prefer the claim as the case may be was due sufficient cause, बस उसको अगर कमिश्नर चाहे तो इंक्वायरी करके मुतमईन हो सकता है कि हाँ, अगर किसी ने नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ नोटिस जो है वो नोटिस ऑफ कंपनसेशन क्लेम जो है देर सबमिट करवाया है और उसकी जो है कोई जेन्युइन वजह है, तो नेचुरली फिर वो एंटरटेन करेगा और अकॉर्डिंगली जो है उसके ऊपर प्रोसीड करेगा, एक्शन लेगा ऑन द notice of compensation claim. Subsection 2, every such notice shall give the name and address of the person injured and shall state in ordinary language the cause of the injury and the date on which the accident happened, and shall be served on the employer or upon any one of the several employers or upon any person responsible to the employer for the management of any branch of the trade or a business in which the injured worker was employed. Simple, जब वो कोई भी इंजर्ड वर्कर अगर एम्प्लॉयर को नोटिफाई करवाएगा तो ही शुड राइट हिज नेम क्लियरली, एड्रेस एंड ऑल द डिटेल्स, वेयर ही इज वर्किंग, व्हाट इज हिज बैच नंबर एंड ऑल, एंड ही शुड स्पेसिफाई the specific reason and the circumstances in which he got injured or got infected from any occupational disease and all, right, and he should serve to the employer a notice ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाए और अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ मज़ीद परसू हो सके फ्राम द इन द टाइम व्हेन कंपनसेशन application is submitted to the commissioner. Subsection 3, government may require that any prescribed class of employers shall maintain at their premises at which workers are employed a notice book and prescribed form which shall be readily accessible at all reasonable times to any injured worker employed on the premises and to any person acting bona fide on this behalf. गवर्नमेंट अपने जो है रूल्स और रेगुलेशन की वजह से, किसी भी ऑर्डर की वजह से, थ्रू फैक्ट्री लॉज, ये पाबंद कर सकती है एम्प्लॉयर को कि
किसी भी अपने नोटिस बुक पे, अपने नोटिस बोर्ड पे तमाम तर इंजर्ड वर्कर्स की डिटेल्स लगा सके, या वो इंजर्ड वर्कर है उसकी डिटेल लगाए, ताकि वक्त ज़रूरत अगर वो इंजर्ड पर्सन कोई डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज ओन एक्सीडेंट और ओन पर्सनल रिकॉर्ड अगर वो चाहे तो वो ले सकता हो, या फिर उसके ब्याह पे कोई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी वो डेटा या इन्फॉर्मेशन वहाँ नोटिस बोर्ड से कलेक्ट कर सकता है। Subsection 4, a notice under this section may be served by delivering it at or sending it by a registered post, addressed to the residence or any office or a place of a business of the person on whom it is to be served, or where a notice book is maintained by entry in the notice book. Simply, worker is supposed to send that by registered post to the employer on his official or residential address where it is most likely to be received by the employer. Power to require from employer's statement for a fatal accident. Section 11(1), where a commissioner receives information from any source that a worker has died or injured as a result of accident arising out of and in course of his employment, he may send by registered post a notice to the worker's employer requiring him to submit within 30 days of the service of the notice a statement in a prescribed form giving the circumstances attending the death or injury of the worker and indicating whether in the opinion of the employer he is or he is not liable to deposit compensation on account of death or injury. अगर कमिश्नर को किसी थर्ड पार्टी या किसी थर्ड सोर्स से पता चलता है कि किसी कंपनी में, कंपनी की प्रीमिसेस में अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वर्कर को इंजरी आई है या इन्फेक्टेड हुआ है या फिर उसकी सूरत में उसकी डेथ हुई है, तो लिहाजा कमिश्नर नोटिस भेजेगा एम्प्लॉयर को और उनसे डिमांड करेगा कि आप एम्प्लॉयर तमाम तर डिटेल्स इन राइटिंग सबमिट करवाए कमिश्नर को with all the necessary details within 30 days from the date of receipt of the notice. और उसमें बताया जाएगा, एम्प्लॉयर जिम्मेदार है कि उसमें बताया कि क्या सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से ये डेथ या इंजरी वर्कर को पेश आई, और उसमें ये भी वाज़ा करेगा कि आया वो समझता है कि ये वाकई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है या वर्क प्लेस एक्सीडेंट है और उसकी जिम्मेदारी वो ले रहा है, और अगर वो नहीं ले रहा है तो उसको फिर अकॉर्डिंगली justify करना पड़ेगा. He should mention the reason on what grounds he is believing or he is disclaiming the responsibility of paying compensation to the worker. जिस तरह subsection 2 बता रहे हैं, if the employer is of the opinion that he is liable to deposit the compensation, he shall make the deposit within 30 days of the service from the notice. If the employer is of the opinion that he is not liable to deposit compensation, he shall in his statement indicate the grounds on which he disclaims liability. Subsection 4, where the employer has so disclaimed liability, the commissioner offers such inquiry as he may think fit, may inform any of the dependents of the deceased worker that it is open to the dependents to prefer a claim for compensation and may give them such other information as he may think fit. इन केस अगर एम्प्लॉयर ने डिस्क्लेम कर दिया किसी वर्कर की कंपनसेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, देन कमिश्नर विल कॉल द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज वर्कर और इंजर्ड वर्कर and will inform them कि वो कोई भी claim of compensation file कर सकते हैं. Now they are open to file their claim of compensation in the office of commissioner for necessary payment, and commissioner will also assist or support by providing any additional information that he might have acquired from the employer through the notice from the commissioner office. Section 12, subsection 1, report of a fatal accident. Whereby any law for the time being in force notice is required to be given to the authority by or on behalf of the employer of any accident occurring on his premises which results in a death, the person required to give the notice shall within 7 days of the death send a report to the commissioner giving the circumstances attending the death. जो भी काबिले नाफजुल अमल जो कवानीन हैं उसके तहत जो भी लॉ है, जिस तरह फैक्ट्रीज एक्ट है उसके तहत जो है एम्प्लॉयर नोटिस भेजने का या इन्फॉर्मेशन भेजने का पाबंद है, और लेबर डिपार्टमेंट को कि उनको बताया कि किस तरीके से एक्सीडेंट, इंजरी या डेथ हुई है विद इन द कंपनी प्रीमिसेस, राइट. तो ये भी ये सेक्शन बता रहा है कि इन केस ऑफ डेथ whichever the applicable law currently in force, accordingly he is supposed to
send the detailed report to the commissioner as well, and mentioning the cause of the death within the period of 7 days. Provided that where government has so prescribed, the person required to give the notice may, instead of sending such report to the commissioner, send it to the authority to whom he is required to give the notice. अब जिस तरह मैंने रेफरेंस दिया फैक्ट्रीज एक्ट जो है उसके तहत एम्प्लॉयर जिम्मेदार है कि वो लेबर डिपार्टमेंट को बताए, तो ये सेक्शन भी यही बता रहा है कि जहाँ पे जो लॉ इन्फोर्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री लेबर डिपार्टमेंट इस को सबमिट करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है विद इन 7 डेज कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, किसी की कैजुअलिटी होती है, कोई सीरियस इंजर्ड होता है, तो एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट द नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू द लेबर डिपार्टमेंट। तो लिहाजा इस सूरत में वो लेबर डिपार्टमेंट को ही एड्रेस करेगा और उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देगा, कमिश्नर को देना लाजमी नहीं है। Subsection 2, government may by notification official gazetteer extend the provision of subsection 1 to any class of premises other than those coming within the scope of that subsection, and may by such notification specify the person who shall send the report to the commissioner. इस गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, वो उसका सवाबदीदी अख्तियार है कि वो तमाम तर दूसरे डिपार्टमेंट जिस तरह लेबर डिपार्टमेंट है, सेसी डिपार्टमेंट है और लाइक हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो तमाम तर जो है उसको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है बाय द गवर्नमेंट, या फिर कमिश्नर का जो रोल है या उसकी ज्यूरिडिक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंक्वायर द डिटेल अबाउट द एक्सीडेंट हैपनिंग इन द कंपनी एंड द नेसेसरी मेजर्स टेकन to compensate the deceased worker, dependents and all. So ये सवाबदीदी इख्तियार गवर्नमेंट का है कि किसी को भी रोल असाइन कर सकती है, इंक्लूडिंग कमिश्नर एज वेल. Then afterwards, officer authorized may refer cases for payment of a compensation. Section 13, for example, अगर किसी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन आ जाती है, से फॉर इंस्टेंस फैक्ट्री इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कंपनसेशन जो है वो डिलेड है, पेंडिंग है, अभी तक वो पेमेंट नहीं हुई है लवाहकीन को, then in that condition this section will come into force, come into action. Director labor, an inspector of factories or any other officer authorized by the government for this purpose may refer in the prescribed manner to the commissioner cases of workers who have not been paid due compensation by the employer under the provision of this act. फिर वो तमाम तर जो हैं ये डायरेक्टर लेबर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर और एनी पर्सन अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट may refer the compensation cases to the commissioner for due payment to the deceased worker, dependent and all. Fixation of abstracts of the act and rules at the entrance of the premises. Section 14, there shall be affixed in some conspicuous place near the main entrance of every place where the workers are employed in English and in the language of the majority of workers such abstracts of this act and of the rules made there under as may be prescribed. एम्प्लॉयर पाबंद है, तमाम तर नोटिस जो भी हैं वो अपने नोटिस बोर्ड पे लगाएगा इन इंग्लिश एंड उर्दू क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है, एंड एनी लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स, उनकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन तमाम तर लैंग्वेजेस में एम्प्लॉयर जिम्मेदार है, नोटिस जो है वो आया करेगा, नोटिस बोर्ड पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस कानून की जो भी जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, जो इनकी मेन पॉइंट्स हैं, जो वर्कर के बेनिफिट के लिए जो भी है, इस कानून की जो भी है मेजर पॉइंट्स वो ज़रूर नोटिस बोर्ड पे आया करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी। जिस तरह और किसी के बारे में जिस तरह वर्क प्लेस हरासमेंट एट वर्क प्लेस है उसके हवाले से, जो है हरासमेंट ऑफ वुमेन है उसके हवाले से अवेयरनेस के लिए ये जिम्मेदारी हो जाती है कि तमाम तरह इस तरह के जो वर्कर बेनिफिट और वर्कर वेलफेयर के लिए लॉज एनेक्ट हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन ज़रूर वर्कर्स को पहुँचाए और थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस. So this is end of the part 1 chapter 2 worker compensation. I hope you enjoyed the lecture. और इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें. Thank you so much.